चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जिसको हम लोग द्रव्यमान केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान का केंद्र। ठीक, तो चलिए हम इसकी चर्चा तो थोड़ी देर में करते ही करते हैं। सबसे पहली बात, ये इतना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए बउआ, एक मिनट जैसे मैं बताता हूँ। आपने किसी लड़की को ऐसे देखा होगा, एक झूला पे ऐसे रस्सी पे चलते हुए मेला ठेला में, और एक लड़की करते ऐसे ऐसे, मतलब ये पूरा नीचे वाला से हिलते रहेगा और ऊपर वाला से ठीक रहेगा। तो आपको लगेगा बाप रे, लड़की इतना हिले तो गिर क्यों नहीं रही? देखिए उसका कमर हिलेगा, ये नहीं हिलेगा। तो जब किसी का सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं होता है तो उसके बॉडी के बाकी पार्ट में मोशन होगा, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये नेट मोशन नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो वहां पर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कोई आपसे पूछेगा द्रव्यमान का केंद्र क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब कोई बड़ी बड़ी वस्तुएं रहती है तो उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी वस्तुएं रहती, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका मोशन का डिटर्मिनेशन, कि मतलब उसकी मोशन कैसा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उसके केंद्र को देख के पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं बुआ? कि अगर केंद्र आगे बढ़ रहा है तो वस्तु में मोशन होगा, केंद्र आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसमें मोशन नहीं होगा। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह लगा रहे हैं, और अगर मैं बेसिक तौर पे ज्यादा एडवांस ना जाऊं तो सूर्य स्थिर है, हालांकि सूर्य भी भाग रहा है, पर मैं नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ। सूर्य स्थिर है, तो वो कितनों घूम लेगा तो उसके अंदर कोई नेट मोशन हुआ पूरे बॉडी का? नहीं हुआ ना। तो इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि द्रव्यमान का केंद्र कहता है कि अगर आपके अंदर नेट मोशन लाना है तो आपको उसको द्रव्यमान के केंद्र को भगाना खसकाना होगा। ठीक है, ये तो ये बात तो हुई। अब एक सवाल आता है, द्रव्यमान का केंद्र पता कैसे चलेगा? तो सिंपल सी बात है, देखिए। ठीक है, आप किसी बच्चे को बुलाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। चप्पल कौन पहना हुआ है? चप्पल कोई नहीं चप्पल पहना हुआ है? आ जाओ। तुम पहने हुए? तुम चप्पल पहने हुए? आ जाओ। तुम चप्पल चप्पल खोल के आ जाओ ऊपर। ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ। आप दोनों हाथ आए करो और इसको रखो। ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऐसे करो, दूर कॉर्नर पकड़ो, इसको भी कॉर्नर करो। ठीक है ना, इसको ऐसे रखो, इसको ऊपर करो, इसको भी ऊपर करो। आप एक काम करो, ऐसे इसको सटाओ, दोनों हाथ को सटाओ, पास में लाओ, सटाओ। इसको इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो, उसको भी छोड़ो, अंगूठा से हाँ आप पास में लाओ। ऐसे लाना, ये गिरे नहीं। हाँ, आप पास में आके सटाओ, देखो कहाँ सटता है। ठीक है, इसे दाबो नहीं, इसे दाबना नहीं। ठीक है, अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब एक काम करो, फिर से दोनों हाथ वापस वैसे करो, जहां था वहीं पे करो। ठीक है, और अब मैंने अभी क्या देखा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। हम तुमको कहते हैं तुम अपने दोनों हाथ को, इससे नहीं जातना, खाली अपने दोनों हाथ को यहाँ पे लाके मिला दो, इस वाले जगह पर, इस वाले जगह पर। देखो, देखो खसक गया, खसक गया, यहीं पे मिलाना था, है ना? क्या वो मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नीचे गिर जाएगा। तो बैठ देते। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि अगर आप किसी वस्तु को ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे कर रहे हो, तो जिस जगह पे जाके आपका दोनों ये मिल रहा है वहां पर ये बैलेंस है, और अगर इसके अलावा तुम किसी और बिंदु पर दोनों हाथ मिलाना चाहोगे तो मिलने वाला नहीं। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? तो इससे ये पता चलता है कि द्रव्यमान के केंद्र किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि वह बिंदु जिसपे किसी वस्तु को व्यवस्थित किया जा सके, मतलब उसको संतुलित किया जा सके, उस बिंदु को क्या क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। लेकिन बैठ जाइए, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात क्या है बच्चे लोग, इसमें एक छोटी सी बात क्या है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो आपके लिए बॉडी का सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो ये जगह मैंने चुना कि इस जगह पर सेंटर ऑफ मास है, तो आपको क्या लग रहा है, सारा का मास नहीं लग रहा कि यहीं पे जमा है? इसको पकड़ लिए तो सबको पकड़ लिए, पर क्या इसका मतलब क्या रियल है? इसका मतलब ये है कि उधर का भी मास नहीं है, इधर का भी मास नहीं है, ऐसा मानते हैं कि सारा मास कहाँ पर जमा है ना? इसीलिए कहा जाता है चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक घिसे और तिलक लेत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, है ना? तो यहाँ पर ऐसे मतलब होता है कि भगवान श्री राम से जब कहते हैं कि कि हे प्रभु रावण से युद्ध है, तो कहते कोई बात नहीं है, ये लीजिए, रावण को मारे, सर इधर से निकल जाए, फिर सर को नया आ जाए। मैं महाबली रावण। ठीक है, फिर दूसरा आता है, फिर मारे। अब राम जी 18 दिन 18 रात तक युद्ध करते करते एकदम थक गए। तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु, तो कहते हाँ मारिए ना सेंटर ऑफ मास पे। तब कहते थे नाभि पे, तो कहते हाँ ये लीजिए।
मारा नाभिक, मर गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वहां पर भी सेंटर ऑफ मास था। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? वह बिंदु जहां पर पूरे वस्तु का कुल द्रव्यमान संचित माना जाता है। क्या माना जाता है? संचित। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो लिखिए तो आप प्यारे बच्चों। अथी खोले बउआ, एगो ऑनलाइन कोचिंग खोले, जैसे विद्याकुल है, जैसे टारगेट है, जानते हो उस सबको? उस तरह खोले पूरा टीम लेकर के। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम ही खींच लेंगे, ठीक है ना। मैथ है, बायो के लिए एगो टीचर बायो वाला है कर, मैथ इंग्लिश बना कर टीम बनाकर उतरते हैं, ठीक है ना। उससे पता है फायदा क्या मिलेगा? और कोर्स का दाम मात्र रखेंगे 999, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी सब आपको मिल जाएगा पूरा। इससे फायदा ये होगा बच्चों लोगों को कि कभी कोई क्लास छूट जाता है या कभी कोई टॉपिक किसी के यहाँ नहीं समझ में, इसका मतलब ये नहीं क्लास छोड़ के ये करने लगना है, नहीं नहीं नहीं, जहाँ क्लास करो उसको करते रहना है। कभी आपको लगे कि हम फलना के यही टॉपिक नहीं समझ पाए हैं, या हमको इस टॉपिक पे ये चीज नहीं मिला है, या हमको इधर से अच्छा यहाँ समझ में आ रहा है, तो आपको ये हेल्प कर देगा बस। समझिए एक होम ट्यूशन तुमने खरीद लिया है, ठीक है ना, कि इतना में आपको एक ट्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये अपना चालू कर देना है, ठीक है ना। करेंगे बहुत जल्दी। तो वही सोच रहे हैं कि इसको एक बार ऑन करें ताकि आप सभी लोगों को एक बार सुविधा मिले, क्योंकि सीतामढ़ी से कोई भी ढंग का यूट्यूबर अभी तक निकला नहीं है ना। तो एक बार सीतामढ़ी से यूट्यूब पे दुनिया में आ करके, अब हमको लगता है हमको अब स्टेबल हो गए, बोलने उलने ये सब फलना चिलना करना ये सब थोड़ा आ चुका है स्टेबिलिटी में। अब थोड़ा खाली स्टूडियो बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहीं पे स्टूडियो बनाएंगे, बॉल पंखा उंखा लगा करके यहीं पर, ठीक है ना। खैर, ये इसमें लाइट चाहिए ना, वो लोग वो जो उन लोगों का लाइट देखते हो इतना कैसे तगड़ा रहता है। बगल में लाइट रहता है, यहाँ रहता है, छोटा सा रूम रहता है, यहाँ पे सामने लाइट रहता है, ताकि पूरा एकदम बढ़िया से ये रहता है। प्लस में एगो कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पे बोर्ड होना चाहिए, यहाँ से फंसा करके यहाँ पे सामने, कैसे वो टीवी वहाँ लगा हुआ है, उस टीवी को यहाँ ला के यहाँ कर देंगे, तो आराम से वहाँ पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे पढ़ते रहेंगे कमेंट क्या चल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से काम चलेगा, ठीक है। तो लिखिए, तब उसके बाद आते मात्र बोलेंगे रोम रोम भाइयों। चलो लिखो तो लिखिए द्रव्यमान केंद्र में क्या लिखिएगा? लिखिएगा वह बिंदु जहां पर, वह बिंदु जहां पर, वह बिंदु जहां पर, वह बिंदु जहां पर, वह बिंदु जहां पर द्रव्यमान का कुल, द्रव्यमान का कुल, द्रव्यमान का कुल भार, नहीं 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 नहीं, वह बिंदु जहां पे कुल द्रव्यमान, वह बिंदु जहां पर कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान संचित माना जाता है। कुल द्रव्यमान क्या माना जाता है बुआ? कुल द्रव्यमान संचित माना जाता है। कुल द्रव्यमान क्या माना जाता है? कुल द्रव्यमान संचित माना जाता है, उसे द्रव्यमान का केंद्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, द्रव्यमान का जो केंद्र है ये वस्तु, अगर हम अभी यहाँ रखे तो इसका द्रव्यमान का केंद्र यहाँ पर है, बीच में है। अगर हम इस तरफ एगो ढक्कन डाल देंगे, एगो ईंटा डाल देंगे, तो ये किधर हो जाएगा द्रव्यमान का केंद्र? इधर होगा या इधर खसकेगा? इधर खसकेगा। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर एगो ये रख दूं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा यहाँ पर ये रख दूं, ठीक है ना, तो अब द्रव्यमान का केंद्र कहाँ खसकेगा? तो और इधर खसक जाएगा। तो द्रव्यमान का केंद्र किधर की ओर स्थित होता है? द्रव्यमान का केंद्र भारी भारी वाले वस्तु की तरफ, किसके तरफ होता है बुआ? तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जिधर ज्यादा भार होगा उधर आपको क्या होगा? द्रव्यमान का केंद्र उधर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का केंद्र उच्च भार वाले वस्तु भाग की ओर
खसक जाता है, इधर ना खसका है, ठीक है ना। तो लिखिएगा द्रव्यमान का केंद्र, हाँ पॉइंट बनाकर, द्रव्यमान का केंद्र उच्च द्रव्यमान का केंद्र उच्च उच्च भाग वाले द्रव्यमान का केंद्र उच्च भाग वाले द्रव्यमान का केंद्र उच्च भाग वाले भाग वाले नहीं नहीं, उच्च द्रव्यमान वाले भाग की ओर होता है, दिमाग अभी कहीं और चल रहा है। उच्च द्रव्यमान वाले भाग की ओर होता है, उच्च द्रव्यमान वाले भाग की ओर होता है, उच्च द्रव्यमान वाले भाग की ओर होता है, उच्च द्रव्यमान वाले भाग की ओर होता है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला पार्ट। अच्छा, द्रव्यमान का केंद्र हमेशा अंदर होगा ये जरूरी? द्रव्यमान का केंद्र कई बार क्या होता है, बाहर भी हो जाता है। जैसे मेरे पास तो वो अति नहीं है, जैसे आप मान के चलो, एक उदाहरण में 2 चम्मच ले लो, उसके झाड़ू को लकड़ी पर रखो, तो झाड़ू देखो द्रव्यमान अंदर है, लेकिन उसका कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बाहर है। तो एक बात बताइए, देखते होंगे तुम लोग ऐसा कोई चीज जिसमें वो चिड़िया रहता है, उसके लोल पे से हाथ रख के लोग बैलेंस कर लेता है। तो सेंटर ऑफ मास देख, तो वस्तु अंदर है लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बाहर है। तो द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के बाहर भी हो सकता है। अब देखो कोई ऐसा वस्तु है, तो हो सकता है उसका द्रव्यमान या केंद्र यहाँ पर है, तो ये वस्तु से बाहर है कि नहीं, द्रव्यमान या केंद्र सेंटर ऑफ मास इसको बोलते हैं, तो वस्तु से बाहर है कि नहीं। तो ये पिक्चर बनाया था पहला वाले में, तो पहला वाले में ये पिक्चर, दूसरा वाले में ये पिक्चर बना लो। अब मर जाओ भाई, बढ़िया सब जी मरे को हमें, पेड़ काट के तापेगा से ना है। अगला, अच्छा यहाँ पे देखो, मान के चलिए रिंग है, ठीक है ना। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो बीच में तो खाली रहता है पूरा, काहे नहीं रहेगा, सेंटर रिंग का रहेगा, तो इसे पकड़ना चाहते हैं क्या हम लोग। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में होता है। तो बताइए ऐसे जगह पे तो रिंग के कॉर्नर पे मास है, बीच में तो मास है करे। तो जहां पे सेंटर ऑफ मास है, क्या जरूरी है कि वहां पे मास होबे करेगा, वहां पे मास प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे रिंग वाले केस में मास चारों तरफ है, बीच में खाली है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहता है, बीच में रहता है। तो लिखिएगा जिस स्थान पर द्रव्यमान का केंद्र होता है, जिस स्थान पर द्रव्यमान का क्या होता है, जिस स्थान पे द्रव्यमान का केंद्र होता है, वहां पे द्रव्यमान, वहां पर द्रव्यमान, वहां पर द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी, वहां पे द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। डाल लीजिए इस पिक्चर को। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब प्यारे बच्चों मेरी एक बात को सुनिएगा, देखिए, अब प्यारे बच्चे मेरे एक बात को सुनिएगा। अगर हम एक काम करते हैं, ठीक है, अगर हम एक काम करते हैं, अब अब मान के चलो हमको द्रव्यमान का केंद्र 3 चीजों के द्वारा निकालना है।
एक तो छोटे छोटे कणों के द्वारा, मतलब कणों के द्वारा, दूसरा एक समान ज्यामितीय वस्तु के द्वारा। जैसे ये देखिए ज्यामितीय वस्तु है, ये रॉड है, एक सर्कल होगा, एक प्लेट होगा, और एक होता है बिना शेप वाला, जैसे बेढंग तरीके का होगा वो। ठीक है, तो आप बताइए सबसे पहले हम किसके द्वारा निकालेंगे बउआ? कणों के द्वारा। किसके द्वारा बउआ? तो सबसे पहले निकालेंगे द्रव्यमान का केंद्र। किसका केंद्र? द्रव्यमान का केंद्र, केंद्र कणों के समूहों द्वारा। किसके द्वारा बउआ? या कणों के निकाय द्वारा, निकाय द्वारा। ठीक है, इसका मान क्या करना है? हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लो m1 है, m2 है, इस तरह mn होगा। ठीक है, x और ये क्या है? y। r3, ठीक। तो कहता है कि सबका द्रव्यमान का केंद्र मान लो कि इस जगह पर होगा, जिसको MCOM बोलेंगे, और इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी? RCOM। COM मतलब सेंटर ऑफ मास। तो कहता है कि सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो सिंपल तरीका है, जो एक मास जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों मिलकर प्रभाव डाल रहे हैं। m1 इंटू r1। अच्छा, दूसरा मास का पोजीशन देखिए कितना है? m2 गुने r2 प्लस तीसरा, क्योंकि मास और पोजीशन दोनों मिलकर प्रभाव डाल रहे हैं, डॉट डॉट। और बट्टा, बट्टा क्यों? क्योंकि r मतलब हमको किसका द्रव्यमान चाहिए? द्रव्यमान या क्या चाहिए? केंद्र चाहिए। तो केंद्र तो एक तरह का दूरी हुआ, लेकिन जबरदस्ती ऊपर द्रव्यमान भी आ गया हुआ है, तो इस द्रव्यमान को हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे? तो नीचे भी मास से भाग दे दीजिए, कुल मास से। तो मास से मास कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा? दूरी। तो हमारा दूरी आराम से, हमको दूरी ही तो चाहिए था। तो ये जो हमने आपको फॉर्मूला निकाला है, ये निकाला है किसके लिए बुआ? द्रव्यमान का केंद्र कौन से अक्ष में? अभी कोई अक्ष नहीं है, सीधे आर। लेकिन आर के अंदर कितने अक्ष छुपे हो सकते हैं? कौन कौन? एक्स, वाई, जेड। तो ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए लिखा जा सकता है? 3 के लिए। तीनों के नाम क्या क्या है बुआ? बोलिए तो। एक्स, तो बोलिए एक्स के द्वारा क्या लिखेंगे? m1 गुने x1, m2 गुने x2 प्लस m3 गुने x3 प्लस डॉट 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 बट्टा बोलिए m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बताइए अगर मैं y की बात करूं तो क्या लिखेंगे? m1 गुने y1, दूरी के जगह हम r लिखे, x1 लिखे, y1 लिखे, क्या फर्क पड़ता है? m2 गुने y2, m3 गुने y3 प्लस डॉट 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 बट्टा क्या होगा बुआ? प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये y के लिए लिखा, x के लिए। अच्छा, z एक्सिस भी तो होता है, तो अगर मैं z के लिए लिखूंगा तो m1 इंटू z1, m2 इंटू z2 प्लस m3 इंटू प्लस डॉट डॉट बट्टा हो गया। तो हमने यहाँ पे पोजीशन निकाल लिए, एक्स में बोलेगा एक्स में निकालेंगे, वाई में बोलेगा वाई में निकालेंगे, जेड में बोलेगा जेड में। और तीनों का एक मेन कौन है हमारा? ये वाला। अब सपोज करके देखो, ये मास मूव कर रहा है, कहिएगा नहीं समझे। जैसे एक बात बताओ, हमारा पृथ्वी रुका हुआ है, चांद रुका हुआ है, तो सब मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हो सकता है कोई पूछेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? किसकी वेलोसिटी? तो अगर आप सपोज कीजिए कि कोई इस पे वेलोसिटी में है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेग। क्या लिखेंगे बउआ? किसका वेग? सेंटर ऑफ मास का। तो आप इस फॉर्मूला को देखिए, जरा सा इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो तो, आर सी ओ एम बराबर M1 गुने R1, M2 गुने R2, M3 गुने R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितना भी मास है सबको मास को जोड़ने पर टोटल मास m आएगा कि नहीं आएगा, सो बताइए। छोटे छोटे सभी मासों को जोड़ेंगे, द्रव्यमानों को जोड़ेंगे, तो कुल द्रव्यमान क्या आएगा? m कॉम क्या आएगा बउआ? m कॉम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो तो, या अभी रहने ही दो, इसको ऐसे ही रहने दो। हम वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं बुआ? वेग बराबर सब जानते हैं। अगर हमको भी सी ओ एम निकालना है तो हमको भी पोजीशन को टाइम से भाग देना पड़ेगा। बोलिए, वेलोसिटी निकालने के लिए किससे किससे भाग देना पड़ता है? पोजीशन को टाइम से। तो आप हमको बताइए तो प्यारे बच्चों, भी सी ओ एम अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कौन सा नियतांक बाहर आ जाएगा? ये नियतांक है मास, तो डिफ्रेंशिएशन से कहाँ चला आएगा? बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ बच जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन किसके साथ होगा? M1 R1 प्लस नहीं होगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ होगा। बोलिए, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा? D बाय प्लस, बोलिए, बाय डॉट 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 चलते रहेगा। तो अब बताइए, भी सेंटर ऑफ मास बराबर 1/m कॉम लिख देंगे। और इसमें से जरा देखिए तो बुआ, M1 बाहर आ जाएगा क्योंकि मास बदलने वाला नहीं। और अगर M1 बाहर आ जाएगा तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? dr1 dt प्लस M2 बाहर प्लस M3 बाहर dr3/d3 अब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमको बताइए, भी सेंटर ऑफ मास बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/m सेंटर ऑफ मास। और इसको लिख सकते हैं M1 गुने V1। बोलिए, प्लस बोलिए क्या लिखेंगे? M2 गुने V2 प्लस बोलिए M3 गुने V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, यहां से देखिएगा, M1 गुने V1, M2 गुने V2 प्लस M3 गुने V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और बट्टा जो टोटल मास है वो अंदर आ जाएगा। और टोटल मास को हम लोग क्या लिखते हैं? M1 प्लस, यही ना है, बाद में इसको खोल दिए धागा को, तो बस हो गया। देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं लग रहे हैं, खाली यहाँ पर आर था, वहां पर क्या हो गया? भी। नहीं हो जाएगा, आर की जगह यहाँ पर अब क्या हो गया? भी। कोई दिक्कत? अच्छा, एकदम समरूप से, एकदम सिमिलर। सिमिलर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डीवी बट्टा dt। फिर यहां से क्या करेंगे? एम को और आर एम मास को बाहर निकाल देंगे, तो खाली वेलोसिटी को टाइम से, तो हम डायरेक्ट यहां ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए सी ओ एम बराबर M1 गुने A1, M2 गुने A2, M3 गुने A3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और बट्टे यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलिए, हो जाएगा। तो हमने बताइए सेंटर ऑफ मास का कणों के लिए क्या निकालनी है? सबसे पहले पोजीशन निकाला, पोजीशन के बाद वेग निकाला, और वेग के बाद क्या निकाला? वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण जिसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं बुआ? त्वरण। तो हमने क्या निकाल लिया बुआ? त्वरण। तो इतना हमने अभी तक टॉपिक निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास इस पे सवाल है, न्यूमेरिकल है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल वाली कहानी को हम लोग कल देखेंगे इस टॉपिक पर। पहले आप एक बार इसे नोट कर लेंगे, इतना बात आपको समझने, पहले एक बार देख लीजिए ढंग से। इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत देख लीजिए तो द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, समझने में कोई दिक्कत आपको इतना? तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमान का केंद्र किसे कहते हैं। तो जिस जगह पे सारा द्रव्यमान क्या रहता है? संचित रहता है। और अभी मैं किसके द्वारा निकाला हूं बुआ? निकाय के द्वारा। एक बार पोजीशन, एक बार वेग, और एक बार क्या है बुआ? त्वरण। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग नोट कर सकते हैं क्या? दिख जाएगा इतना से? चलो ठीक है।